हेलो दोस्तों, आपने नॉर्थ इंडिया के कई बदमाश डाकुओं के बारे में सुना होगा। उनके बारे में शायद पढ़ा भी हो। उनके ऊपर कई मूवीज भी बनी हैं। कुछ लोगों की स्टोरी में डाकू विलन होते हैं, वहीं कुछ की स्टोरी में वो एक मसीहा होते हैं, जैसे कि रॉबिन हुड। क्योंकि बहुत से डाकू ऐसे गुजरे हैं जो बेसहारा लोगों की मदद करते थे। लेकिन क्या आपने कभी साउथ इंडिया के किसी गुंडे या डकैत के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के दक्षिणी भाग में भी कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जो दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक बन गए। उन्होंने कई सालों तक पुलिस और सरकारों के नाक में दम करके रखा। एक ऐसा ही खतरनाक और बहुत ही चतुर डकैत या कह लें चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाला तस्कर था, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में बड़े पैमाने पर चंदन और हाथी के दांतों की तस्करी करता था। ये ऐसा इंसान था जिसे अगर किसी पर जरा भी शक हो जाता कि वो उसे धोखा दे रहा है तो ये उस इंसान को बिना सोचे समझे मौत के घाट उतार देता था। यहाँ तक इसने पुलिस की मुठभेड़ में अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही दूध पीती छोटी सी बच्ची तक को मार दिया था। ये तो कुछ भी नहीं, कहा जाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में 180 से भी ज्यादा लोगों की जान ली, जिनमें से कई वीवीआईपी लोग भी शामिल थे, जैसे किसी राज्य के पूर्व मंत्री। जी हाँ, इस खूंखार अपराधी ने एक रिटायर मंत्री तक को मौत की नींद सुला दी थी। यही वो इंसान था जिसने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रजनीकांत को भी अगवा करने का प्लान रचा था। ये इतना ज्यादा खूंखार था कि भारत सरकार ने इस पर 1 या 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 20 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जी हाँ, गब्बर सिंह के 50,000 रुपए वाले इनाम के डायलॉग को तो आप जानते होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि असल दुनिया में ये अपराधी कितना ज्यादा खतरनाक था। 20 करोड़ रुपए का इनाम होने के बावजूद किसी भी इंसान में ये ताकत नहीं थी कि वो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सके। उसके बर्बर काम की तरह ही उसकी मूंछों की भी चर्चा खूब होती थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ वीरप्पन की, जिसे जंगलों का राजा कहा जाता है। क्योंकि जंगल में उसकी जब जब पुलिस से मुठभेड़ होती तब वो जंगल के जानवरों और पंछियों की तरह ही ये भांप लेता था कि उसे कहाँ छिपना है। वीरप्पन को जंगल की इतनी ज्यादा समझ थी कि वो इतनी तेजी से जंगल के उस एरिया में बस कुछ घंटों में पहुंच जाता था, जहां आम इंसान या पुलिस को पहुंचने में कई दिनों का वक्त लगता है। इसीलिए वीरप्पन को जंगल का राजा भी कहा जाता था। उसकी मूछें इतनी कमाल की थीं कि उनकी बदौलत भी वीरप्पन किसी शेर की तरह दिखता था। इस खूंखार अपराधी को पकड़ने में पुलिस को इतना ज्यादा समय लग गया जितना अमेरिका को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी नहीं लगा था। वीरप्पन का जन्म साल 1953 में कर्नाटका स्टेट के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ था। गोपीनाथम जंगलों से घिरा एक गांव था। यहाँ लगभग हर इंसान के पास बंदूक हुआ करती थी, क्योंकि हर वक्त जंगली जानवरों से बचाव करने के लिए बंदूकों की जरूरत थी। मगर असली वजह कुछ और थी। दरअसल ये लोग इलीगल तरह से चंदन और जानवरों की, खासकर हाथी के दांतों की स्मगलिंग भी करते थे। वीरप्पन बचपन से ही इन परिस्थितियों में पला बड़ा था। इस वजह से उसे गोली चलाना खिलौने को खेलने के बराबर लगता था। वो केवल 10 साल की उम्र में ही एक शार्प शूटर बन गया था। उसकी इस बेहतरीन स्किल को देखते हुए जानवरों का शिकार करने वाले उसके एक रिश्तेदार सालवाई ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। सालवाई की देखरेख में वीरप्पन ने हाथी का शिकार करना सीखा। वीरप्पन की एक खास बात थी, वो जब भी हाथी का शिकार करता तब वो हमेशा हाथी के सिर के बीचों बीच में गोली मारता था। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने पहला मर्डर किया और इस तरह से वो एक खूंखार अपराधी बन गया। उसके बाद तो मानो जैसे हत्या करना उसका पेशा बन चुका था। जिस आदमी ने तकरीबन 200 लोगों की जान ली हो उसे पेशेवर हत्यारा नहीं तो क्या बुलाया जाएगा। वीरप्पन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके काले कारनामों की जड़ें पूरे साउथ इंडिया में तेजी से फैलने लगी। उस वक्त उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिससे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तो क्या, उसके नाम से बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी कांपने लगती थीं। वीरप्पन चंदन और जानवरों की तस्करी के साथ ही बड़े लोगों को किडनैप करके फिरौती मांगता था। वो कभी लाखों में बात ही नहीं करता था, उसका सौदा सीधा करोड़ों में होता था। वीरप्पन ने एक बार ऐसा कांड करने का सोचा जिसको अगर वो कर लेता
तो पूरा देश हिल जाता। दरअसल वीरप्पन ने रजनीकांत सर को अगवा करने का प्लान किया था ताकि सरकार और उनकी फैमिली से वो जो चाहे मांग सके। लेकिन क्योंकि रजनीकांत सर का घर तमिलनाडु की उस वक्त की सीएम जयललिता के घर के बिल्कुल बगल में ही था, इस वजह से वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती थी। इस टाइट सिक्योरिटी को मद्देनजर वीरप्पन ने रजनीकांत सर को किडनैप करने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया। लेकिन उनकी जगह एक दूसरे बड़े सुपरस्टार को उसने किडनैप कर लिया। वीरप्पन ने कन्नड़ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर दादा साहेब फाल्के अवार्डी राजकुमार को अगवा कर लिया और उनको छुड़ाने के लिए 10 मांग रखी, जिनमें से 3 मांगे तो ऐसी थी जिसने कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिला दिया था। उन 3 मांगों में से वीरप्पन की पहली मांग थी कावेरी रिवर डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। दूसरी मांग थी कावेरी नदी पर जो डैम बनाया गया, इस वजह से कई हजार लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरी शर्त थी तमिल भाषा को कर्नाटका में सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। वीरप्पन ने तीसरी शर्त इसलिए रखी होगी क्योंकि वो तमिल है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पहली 2 शर्तों से उसका क्या ताल्लुक रहा होगा ये आपको शायद न समझ आया हो। दोस्तों, वीरप्पन जिस गांव में रहता था वो कावेरी नदी के किनारे बसता था, इस वजह से उसे भी पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए रजनीकांत सर ने तो ये तक कह दिया था कि वो जंगल में जाकर खुद वीरप्पन से बात करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि उसके कामों की जड़ें कितनी दूर तक फैल चुकी थी। कहा जाता है कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल की सरकारों ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम खर्च कर दी थी, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। एक बार वीरप्पन ने बाकी बड़े तस्करों के लिए घने जंगल में डील के बदले एक दावत रखी। वहां वो सब बड़े डीलर और तस्कर मौजूद थे जो वीरप्पन के धंधे में उसके अपोनेंट थे। उसने खाना खाने के बाद सभी को 5 सुपारी दी। जैसे ही 5 सुपारी सबके हाथों में पकड़ा दी गई, पीछे झाड़ियों से धड़ाधड़ गोलियां चलना शुरू हो गईं और उसके सभी अपोनेंट मारे गए। ऐसा ही कुछ सीन आपने शायद मिर्जापुर मूवी में देखा हो। दरअसल वीरप्पन ने पहले ही प्लान बनाया था कि जैसे ही वो सभी को 5 सुपारी देगा, उसके आदमी उसको शूट कर देंगे। अब वो अपनी फील्ड का अकेला खिलाड़ी बचा था। दोस्तों, एक बार तो वीरप्पन को पुलिस ने पकड़ लिया। वो भाग न पाए इसलिए पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ियां भी डाल दी और कड़ी सिक्योरिटी में रखा। वीरप्पन कोई बलवान आदमी नहीं था, वो दुबला पतला सा आदमी था। उसने सर में दर्द होने का बहाना बनाकर पुलिस वालों से तेल मंगवाया और हाथों में उसी तेल को लगाकर हथकड़ी से अपने हाथ चुपके से निकाल लिए और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस वालों को मानता था। वो पुलिस को राक्षस तक कहता था। उसने कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ की थी और एक बार एक पुल पर बॉम्ब फिट कर दिया जिससे 41 पुलिस वालों को ले जा रही बस उस बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गई, जिसमें 22 पुलिस वाले शहीद हो गए। पुलिस हर रोज वीरप्पन को पकड़ने या उसका इनकाउंटर करने का प्लान बनाती, मगर अफसोस इतने सालों तक का वक्त बीत गया लेकिन वो वीरप्पन के पास तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बार खेल में बाजी पलटने वाली थी क्योंकि पिक्चर में अब हीरो की एंट्री हो चुकी थी। दरअसल के विजय कुमार नाम के एक आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग वीरप्पन को पकड़ने के लिए की गई। के विजय कुमार एक बहुत तेज दिमाग वाले चालाक ऑफिसर थे। उन्हें पता था कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए आज तक पुलिस ने जो कुछ पैतरे आजमाए हैं वो काम में नहीं आने वाले। उन्होंने एक बात बताई थी कि वीरप्पन एक मगरमच्छ है और जंगल उसका पानी है। मतलब मगरमच्छ जब तक पानी में रहेगा उसे पकड़ना नामुमकिन है। वीरप्पन को पकड़ने के लिए उसे जंगल से बाहर लाना होगा, लेकिन उसे जंगल से बाहर लाया तो लाया कैसे जाए, ये सवाल अभी भी बना हुआ था। एक दिन वीरप्पन अपनी मूंछों को डाई करवा रहा था, तभी डाई की कुछ छींटें उसकी आंख में चली गईं। उसे आंख में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसका इलाज कराने के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना जरूरी था। भले ही वीरप्पन लोगों की मदद करता हो, लेकिन लोग उससे बहुत ज्यादा खौफ खाते थे। इसीलिए जब उसकी आंख की प्रॉब्लम के बारे में लोगों को पता चला तो ये बात किसी ने पुलिस तक पहुंचा दी। के विजय कुमार ने सोच लिया कि वीरप्पन को मारने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी लेडी पुलिस ऑफिसर्स को भेष बदलकर वीरप्पन की पत्नी के पास भेजा
पहुंचा और उसकी पत्नी को ऐसा विश्वास दिलाया कि वीरप्पन की आंख को ठीक करने के लिए शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है। उसकी पत्नी ने हाँ कर दी। वीरप्पन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक ओमनी वैन को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, लेकिन किसी को जरा भी शक ना हो इस बात का बारीकी से ख्याल रखा गया। उस एम्बुलेंस को भी भेस बदले 2 पुलिस ऑफिसर ही चला रहे थे। प्लान था कि जैसे ही गाड़ी तय की गई जगह पर पहुंचेगी वैसे ही गाड़ी चला रहे दोनों ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलकर तेजी से छुपने के लिए भागेंगे। विजय कुमार कहते हैं कि उस दिन वो दोनों ऑफिसर चीते की तेजी से दौड़े थे। जैसे ही वो दोनों ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलकर भागे, घात लगाए पहले से बैठी पुलिस की टीम ने उस नकली एम्बुलेंस पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। वीरप्पन और उसके साथी ने भी गाड़ी के अंदर से गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस के इतने बड़े हमले के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। वीरप्पन को 3 गोलियां लगी और इस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। कुछ इस तरह सालों के इंतजार और कड़ी मशक्कत के बाद वीरप्पन को मार दिया गया। कहा जाता है कि मरते वक्त वीरप्पन के पास लगभग 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसने बहुत सारा पैसा लोगों में बांटा भी था। कई सारा पैसा जंगलों में जमीन के अंदर दफन कर दिया था। इसी के साथ वो खुद भी दफन हो गया। वीरप्पन का एनकाउंटर 52 साल की एज में 18 अक्टूबर 2004 को किया गया। तब तक उसे पकड़ने में सरकार के लगभग 784 करोड़ रुपए, जो आज के 2500 करोड़ रुपए के बराबर है, खर्च हो गए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में 184 लोगों की जान ली, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 97 पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। उसने 900 हाथियों की भी जान ली थी। इतने बड़े पैमाने पर बेगुनाह लोगों की जान लेने की वजह से उसे डाकू ही नहीं बल्कि घरेलू आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, ये थी वीरप्पन की कहानी, जो पैब्लो एस्कोबार जैसे अपराधियों से कम नहीं है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।